नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर कौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। क्या इंडियन स्टॉक मार्केट इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है? जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो मैं ही मान लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ रही है, पर क्या ये सच है? पिछले कुछ सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप सेंसेक्स की प्राइस देखें तो कोरोना के डाउनफॉल के बाद 7 महीनों में कवर हो गई और 18 महीनों में 2 गुना से भी ज़्यादा हो गई। बट क्या जितनी तेजी से इंडियन स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, क्या उतनी तेजी से इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ रही है? अगर आप इंडिया में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय और सेल होते हैं उनको ऐड करें तो नंबर्स इतनी तेजी से बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट इज? व्हाट स्टॉक मार्केट टेलिंग टू अस? I think in our history we've got a circuit up for our markets. I can't see a nifty rate out here, but the Sensex is done. Look at that Sensex chart on your screen and let's show you when we touch that low point of 7,800. Time has fallen about 18%. The stock market is now down 21%. 1,123 crore fraud case. You're seeing just broad-based declines across all of the major technology sectors. Apple's under pressure, Yahoo down 8.5%. Yet another alarm bell being sounded off on global recession this time. Behind that surge are foreign investors coming back. स्टॉक मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले आप एक बिजनेस को इमेजिन कीजिए जिसको आप फ्यूचर में स्टार्ट करना चाहते हैं या अभी रन कर रहे हैं। इससे आपको स्टॉक मार्केट ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। मान लीजिए आप फैमिली और फ्रेंड्स से कुछ पैसे उधार लेके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपकी सिटी में। जब आप खुद के पैसों से एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको बूट स्ट्रैप्ड बिजनेस कहते हैं। आपका बिजनेस मॉडल मार्केट परफेक्ट है और रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। अब आप सोचते हैं कि आपके बिजनेस को स्टेट में एक्सपांड किया जाए, बट बिजनेस को स्टेट में एक्सपांड करने के लिए अच्छे खासे फंड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको बैंक से लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं, बट बैंक्स कहते हैं इट्स टू रिस्की टू गिव यू लोन विदाउट एसेट्स। इन दैट केस आपके पास एक और ऑप्शन होता है, एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट। ये आपको लोन नहीं देंगे, ये आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो आपको लौटाना भी नहीं है। ये जो पैसा देंगे उसके बदले में आपको आपकी कंपनी के कुछ शेयर्स इनको देने होंगे। सो व्हाट इज शेयर? शेयर इज अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। जैसे आप एक कंपनी ऑन करते हैं, आपको उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए फंड की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि कंपनी के पास पैसा भी आ जाए और कंपनी में डिसीजन पावर भी आपके पास रहे। अगर एक आदमी से पैसा लिया तो कंपनी की डिसीजन पावर डिवाइड हो जाएगी। तो आप सोचते हैं क्यों ना कंपनी की वैल्यूएशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके लोगों से पैसा लिया जाए। आपकी कंपनी की वैल्यूएशन करेंटली 1 करोड़ रुपीज़ है, तो आप कंपनी की ऑनरशिप 10 लाख पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और हर एक पार्ट की वैल्यू 10 रुपीज़ रख देते हैं। इन्हीं कंपनी के छोटे छोटे पार्ट्स को शेयर्स कहते हैं। कंपनी के सभी शेयर्स की इक्वल वैल्यू होती है। अब बहुत सारे लोग आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद कर आपकी कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं और कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बदले शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। आपने इन्वेस्टर्स से आपकी कंपनी के कुछ शेयर्स के बदले कुछ फंड रेज किया। अब मार्केट में आपके प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी है। लोग आपके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। आप आपके बिजनेस की इतनी ज़्यादा डिमांड देखकर सोचते हैं कि क्यों ना अब इसको अदर स्टेट्स में भी एक्सपांड किया जाए। अब इंडिया में एक्सपांड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ेगी, जो एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इन दैट केस आपको पब्लिक के पास जाना होगा फंड उठाने के लिए। अगर पब्लिक को आपके बिजनेस में कुछ पोटेंशियल समझ आता है तो वो इन्वेस्ट करेगी और उसके बदले आपको आपकी कंपनी की कुछ ऑनरशिप पब्लिक को देनी होगी। जब फर्स्ट टाइम आप पब्लिक मार्केट में आपकी कंपनी के लिए फंड रेज करने के लिए आते हैं तो उस प्रोसेस को IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। IPO के समय आप आपकी कंपनी की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक मार्केट में लाना है और किस प्राइस पर लाना है। बट कंपनीज कुछ ही परसेंटेज ऑफ शेयर्स पब्लिक मार्केट में लिस्ट करती हैं, क्योंकि कंपनी के फाउंडर्स खुद के पास डिसीजन पावर रखना चाहते हैं। अब आपकी कंपनी पब्लिक मार्केट में लिस्टेड हो चुकी है। जब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स IPO के समय कंपनी के न्यू शेयर्स खरीदते हैं तो उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और जब लोगों ने प्राइमरी मार्केट में कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो फिर वो शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होने लगते हैं। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स को दूसरे इन्वेस्टर्स को बेच सकते हैं और कोई भी इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर्स को खरीद सकता है।
प्राइमरी मार्केट में एक फिक्स प्राइस पर कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि IPO के समय अगर कंपनी की शेयर प्राइस को बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया तो सेकेंडरी मार्केट में उस शेयर की प्राइस गिरने लगेगी, और सभी शेयर सब्सक्राइब हो गए तो सेकेंडरी मार्केट में शेयर की प्राइस बढ़ने लगेगी। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी की शेयर प्राइस डिमांड के अकॉर्डिंग अप और डाउन होती रहेगी। जैसे राम ने IPO के समय आपकी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लिए, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसको लगता है कि कंपनी में अब और ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगी, शेयर प्राइस में डाउनफॉल आएगा, तो राम आपकी कंपनी के शेयर्स बेच देता है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम श्याम को लगता है कि एक कंपनी तो कंटिन्यूसली ग्रो करती जा रही है, ऐसा ना हो फ्यूचर में कंपनी की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो श्याम राम से शेयर्स खरीद लेता है। तो बस यही शेयर मार्केट है। आपकी कंपनी की शेयर प्राइस सेकेंडरी मार्केट में क्या होनी चाहिए, ये आपकी कंपनी की डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। लोगों को आपकी कंपनी के बिजनेस पर बहुत ज़्यादा बिलीव है, उनको लगता है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगी। इस कंडीशन में अगर शेयर खरीदने वाले ज़्यादा और बेचने वाले कम तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी। बट हाउएवर अगर आपकी कंपनी फ्यूचर में लेस प्रॉफिटेबल होने लगती है तो इन्वेस्टर्स को एक बिलीव बनता है कि कंपनी की शेयर प्राइस गिरेगी। दे सेल द स्टॉक टू सेव देयर प्रॉफिट। इन दैट कंडीशन बेचने वाले ज़्यादा और ख़रीदने वाले कम तो शेयर की प्राइस गिरेगी। कंपनी पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए और कंपनी की अच्छी इमेज बनाने के लिए कंपनी का कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट टाइम टू टाइम अपने शेयर होल्डर्स को देने लगती है, तो इसको डिविडेंड कहते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स और भी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए। अब कंपनी के शेयर प्राइस के मूवमेंट में कंपनी का कोई रोल नहीं रहेगा। अब यहाँ सारा खेल डिमांड और सप्लाई से इन्फ्लुएंस्ड होगा, और जिस जगह पर आपकी कंपनी के शेयर्स बाय और सेल होंगे उस जगह को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। आज के समय आप घर बैठे बैठे शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ब्रोकर्स स्टॉक एक्सचेंज में मिलते थे और वहीं पर शेयर्स बाय और सेल किया करते थे। इन 16th सेंचुरी डच ईस्ट इंडिया कंपनी कार्गो शिप्स से गोल्ड, स्पाइसेस, सिल्क दुनिया भर में भेजा करती थी। इस बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा फंड की नीड हुआ करती थी। फिर एक कंपनी प्राइवेट सिटीजन्स के पास जाती है। कंपनी पब्लिक से डिमांड करती है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके साथ भी शेयर किया जाएगा। इस समय पेपर के जरिए शेयर्स एक्सचेंज किए जाते थे। जब कंपनी की शिप्स दूसरे देशों में ट्रेड करके वापस आती तो कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट दे दिया जाता। तो कुछ इस तरह दुनिया में पहली बार नीदरलैंड में एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने की। यह सिस्टम इन्वेस्टर्स और कंपनीज दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हुआ और देखते ही देखते बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। इसके बाद लंदन में लंदन स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1801 में हुई, और इसके बाद अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1817 में हुई, और आज के समय ज़्यादातर कंट्रीज़ में स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। 18th सेंचुरी के समय मुंबई का ट्रेडिंग पोर्ट बहुत ज़्यादा बिजी हुआ करता था। इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट होने से पहले मुंबई में हॉर्निमन सर्कल के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे 5 लोगों ने पहली बार फिजिकल शेयर लेन देन की शुरुआत की। विथ अ रैपिड इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ ब्रोकर्स दे हैड टू शिफ्ट प्लेसेस रैपिडली, और आखिर में 1974 में इन्होंने एक परमानेंट लोकेशन दलाल स्ट्रीट पर बना ली। यहाँ 25 ब्रोकर्स ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया नोन एज द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, और इसी के साथ इंडिया में BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1975 में हुई। 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई। यहाँ पर जो भी टेक्सटाइल मिल्स थी उनके शेयर्स का लेन देन हुआ करता था। द कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज वॉज फॉर्म्ड इन 1908। इट वॉज इन 1920 द मद्रास स्टॉक एक्सचेंज टुक शेप। 1957 में BSE पहला स्टॉक एक्सचेंज बना जो रिकॉग्नाइज्ड हुआ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट। 1992 में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टॉक एक्सचेंज बाय सेबी इन अप्रैल 1993। इंडिया में 2 सबसे फेमस स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें आज के समय लगभग 5311 कंपनीज लिस्टेड हैं, और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर 2113 कंपनीज लिस्टेड हैं। अब इतनी सारी कंपनीज BSE और NSE में लिस्टेड हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज का मूड जानना हो कि मार्केट बुलिश है या बियरिश, तो आप कैसे जानेंगे? और अगर आपको जानना हो कि किस सेक्टर में तेज़ी का माहौल है और किस में मंदी का, तो आप कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए इंडेक्स सिस्टम की शुरुआत की गई। इंडेक्स में बहुत सारी कंपनीज के शेयर प्राइस का एवरेज मूवमेंट को ऐड करके एक न्यू प्राइस जनरेट की जाती है जो ओवरऑल एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करती है। इंडिया में 2 मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी 50। सेंसेक्स
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। इट्स ऑल्सो नोन एज सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसेक्स की शुरुआत 1986 में हुई विद द बेस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी 50 की शुरुआत 1996 में हुई विद द बेस वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज़। सभी कंट्रीज़ के स्टॉक एक्सचेंजेस के अपने अपने इंडेक्सेस होते हैं टू मेजर देयर मार्केट परफॉर्मेंस। जैसे निफ्टी 50 NSE की टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही डाउ जोन्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नास्डैक की टॉप 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। SSE शंघाई स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। DAX फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज, FTSE लंदन स्टॉक एक्सचेंज और निकी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। आज के समय में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड $3.5 ट्रिलियन। द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज टॉप्स द चार्ट with the valuation of $22.1 trillion. Nasdaq comes second with a market capitalization of $17.2 trillion. Then Shanghai Stock Exchange, then Euronext Stock Exchange, then Tokyo Stock Exchange, then Shenzhen Stock Exchange, then Bombay Stock Exchange, then Hong Kong Stock Exchange, then National Stock Exchange NSE, ranked 9 in the world with the valuation of $3.4 trillion. जब भी स्टॉक मार्केट की बात होती है तो बुल और बेयर वर्ड्स जरूर सुनने को मिलते हैं। बुल और बेयर स्टॉक मार्केट में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बुल और बेयर मार्केट में ट्रेंड इंडिकेट करते हैं। जब स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखने को मिलती है तो इसको बुल मार्केट, और जब स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो इसको बियर मार्केट और बियरिश ट्रेंड कहते हैं। द एक्चुअल ओरिजिन ऑफ बुल एंड बियर एक्सप्रेशंस आर अनक्लियर, बट ऐसा माना जाता है कि बुल मीन्स बैल, और बैल हमेशा नीचे से ऊपर की साइड अटैक करते हैं। इसलिए जब भी स्टॉक मार्केट में तेज़ी का माहौल होता है तो उसको बुल मार्केट कहते हैं, और बियर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ अटैक करते हैं। इसलिए जब भी मार्केट में गिरावट चल रही होती है तो उसको बियर मार्केट कहते हैं। बुल और बियर के अलावा स्टॉक मार्केट में और भी एनिमल्स के नेम यूज़ किए जाते हैं जो कि इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को इंडिकेट करते हैं। जैसे स्टैक्स, ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखकर पैसा लगाते हैं। इनका फोकस IPO से क्विक प्रॉफिट बनाने का होता है। वेल, जो एक्सट्रीमली बिग इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनको वेल इन्वेस्टर्स कहते हैं। पिक्स, बिग इन्वेस्टर वो होते हैं जो न्यूली शेयर मार्केट में आते हैं। वो जल्दबाजी में बिना कोई एनालिसिस के शेयर्स खरीद लेते हैं और लॉस कर लेते हैं। वो इम्पेशेंस, इमोशनल और ग्रीडी होते हैं। वुल्फ्स, जो इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए किसी कंपनी की शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, उनको वुल्फ्स इन्वेस्टर्स कहते हैं। चिकन इन्वेस्टर्स उनको कहते हैं जो फियरफुल होते हैं, इसलिए वो लो रिस्क वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सीप, जो दूसरों की टिप्स पर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनको सीप इन्वेस्टर कहते हैं। रैबिट, जो इन्वेस्टर्स वेरी शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसी से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उनको रैबिट इन्वेस्टर कहते हैं। टर्टल, जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म व्यू के साथ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको टर्टल इन्वेस्टर्स कहते हैं। जब किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट से फंड उठाना है तो सबसे पहले उस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करानी होती है। जब कंपनी पहली बार पब्लिक के पास फंड्स उठाने के लिए आती है तो उसको IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। पहले के समय में लिस्टिंग कराना आसान हुआ करता था, पर आज के समय में शेयर मार्केट में कंपनी को लिस्टिंग कराने के लिए एक लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करनी होती है। पहली बार IPO को मार्केट में लाने के लिए उस कंपनी को कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना होता है। जैसे पिछले 6 महीनों में उस कंपनी का डेली टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज़्यादा हुआ हो। कंपनी की वैल्यूएशन एटलीस्ट 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होनी चाहिए। कंपनी में एटलीस्ट 7 शेयर होल्डर्स ऑलरेडी होनी चाहिए और सभी शेयर होल्डर्स का मार्केट कैपिटल 50 लाख रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी को और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करने होते हैं। ये सब होने के बाद कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना होगा और कंपनी की फाइल अप्रूवल होगी सेबी से। अगर कंपनी की फाइल एलिजिबल होती है तो सेबी अप्रूवल दे देती है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन डालनी होती है। फिर जैसे ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, IPO पब्लिक के लिए लिस्टेड कर दिया जाता है। फिर सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स ट्रेड होते रहते हैं। पहले के समय में स्टॉक मार्केट में स्कैम्स करना बहुत आसान हुआ करता था। कोई भी अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा सकता था और लोग कंपनी की अच्छी मार्केटिंग करके कंपनी में आम लोगों से पैसे इन्वेस्ट करा लिया करते थे। और जब कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ जाती तो कंपनी के ओनर्स शेयर बेचकर विदेश भाग जाते हैं, जिससे कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाता और आम इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता।
The money was paid to the Honorable P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister of India. People don't give human names to a scam. But if a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam. It is a P.V. Narasimha Rao scam. सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड में करोड़ों रुपए के अकाउंट घोटाले में रामलिंगा राजू को दोषी पाया गया है। Years after Parekh himself was banned from trading, the regulator has found him executing trades through front entities. To understand why and how Parekh is allegedly still operating and what SEBI is doing about it. And popular Bollywood actor Arshad Varsi and his wife Maria Goretti, along with 43 other individuals and companies, have been banned by the Securities and Exchange Board of India from participating in the securities market. 1988 में शेयर मार्केट को स्कैम प्रूफ बनाने के लिए इंडिया में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की शुरुआत की। सेबी इंडियन स्टॉक मार्केट की एक रेगुलेटरी बॉडी है जो स्टॉक एक्सचेंज के सभी ऑपरेशंस मेंटेन करती है, जैसे कौन सी कंपनी को मार्केट में लिस्ट होने के लिए अप्रूवल देना है, कंपनी कहीं पब्लिक के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रही, कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी को कहीं ऑपरेट तो नहीं कर रहा, और अगर किसी कंपनी की मार्केट में कोई डिमांड नहीं है तो सेबी उस कंपनी को मार्केट से हटा भी सकती है। पहले सेबी के लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं हुआ करता था क्योंकि सेबी डायरेक्टली किसी कंपनी पर एक्शन नहीं ले पाती थी। बट हर्षद मेहता स्कैम के बाद सेबी को 1992 में एक ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया विथ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट पावर। शेयर मार्केट में शेयर खरीदने और बेचने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं: सेविंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट। सेविंग अकाउंट से आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर्स खरीदते हैं और वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में सेव हो जाते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट से आप देखते हैं कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक वैसे ही आप डीमेट अकाउंट से पता लगाते हैं कि आपके पास किस कंपनी के कितने शेयर्स हैं। और आज के समय में आप ये सब कुछ आपके मोबाइल से कर सकते हैं। पहले के समय में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इतना ईजी टू क्लिक नहीं हुआ करता था। ब्रोकर्स BSE के अंदर जाकर स्टॉक्स बाय और सेल किया करते थे, बट इंटरनेट के आने के बाद आप आपके मोबाइल से ही स्टॉक्स बाय और सेल कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के मेनली 2 मेथड्स होते हैं: इंट्राडे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग को डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसमें सेम डे शेयर्स बाय और सेल किए जाते हैं। इंडिया में स्टॉक मार्केट की टाइमिंग 9:15 to 3:30 होती है। पोजिशनल ट्रेडिंग को डिलीवरी ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसमें आप चाहे तो सेम डे शेयर खरीद कर बेच सकते हैं या फिर कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल तक भी होल्ड कर सकते हैं। आप जब किसी कंपनी का शेयर परचेज करते हैं तो उसके बाद की साइकिल को क्लियरिंग और सेटलमेंट साइकिल कहते हैं। आप डायरेक्टली किसी कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज से शेयर बाय और सेल नहीं कर सकते। यहाँ पर रोल आता है सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स बायर्स और सेलर्स को एक साथ मिलाते हैं। जब आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करते हैं तो सबसे पहले ब्रोकर्स चेक करते हैं कि आपके अकाउंट में इनफ फंड है या नहीं। अगर फंड अवेलेबल होता है तो ब्रोकर आपके उस कैश को स्टॉक एक्सचेंज के पास पहुंचाता है। फिर स्टॉक एक्सचेंज ऑटोमेटिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम से ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है। शेयर खरीदने के बाद शेयर डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आता। पहले इंडिया में इक्विटी ट्रेडिंग के लिए T+2 सेटलमेंट साइकिल फॉलो की जाती थी। मीन्स आपने मंडे को शेयर खरीदा तो वो T डे ट्रांजैक्शन डे होगा, ट्यूसडे T+1 डे और वेडनेसडे T+2 डे कहलाएगा। मीन्स मंडे को खरीदा हुआ शेयर वेडनेसडे को इवनिंग में मार्केट क्लोज होने के बाद आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। बट 26 फरवरी 2022 को T+1 सेटलमेंट साइकिल इंडियन स्टॉक मार्केट में लाई गई। T+1 का मतलब खरीदे हुए शेयर एक दिन बाद आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इस लेटेस्ट अपडेट के साथ ही इंडियन स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड की फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बन चुकी है। सेम सेटलमेंट साइकिल फॉलो होती है जब आप शेयर को सेल करते हैं, बट इसमें आप जिस दिन शेयर सेल करते हैं इमीडिएटली आपके अकाउंट में 80% अमाउंट आ जाता है। अभी आप इस अमाउंट से अदर शेयर्स खरीद सकते हैं, बट इस अमाउंट को आप आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ नहीं कर सकते। सेटलमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बची हुई 20% अमाउंट भी आपके अकाउंट में आ जाती है और फिर आप कंप्लीट अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत से अलग अलग मार्केट्स होते हैं, जैसे डेरिवेटिव्स मार्केट, इक्विटी मार्केट, ETFs मार्केट, करेंसी मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट। तो सबसे पहले इक्विटी मार्केट समझते हैं। इक्विटी मीन्स एक छोटा पार्ट किसी कंपनी की वैल्यूएशन का, जिसको लोग शेयर मार्केट में खरीद और बेच सकते हैं। किसी कंपनी की इक्विटी खरीदने में आपको उस कंपनी में ओनरशिप मिलती है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपको भी प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी को लॉस हुआ तो आपको भी लॉस होगा। इक्विटी डू नॉट हैव लॉट साइज। आप कंपनी का सिर्फ एक शेयर खरीद कर भी उस कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं।
अब डेरिवेटिव मार्केट को समझते हैं। ट्रेडर्स का मेन कंसर्न ये होता है कि कम रिस्क के साथ ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। इसी को देखते हुए 12 जून 2000 में NSE ने डेरिवेटिव ट्रेडिंग लॉन्च की इंडिया में, और आज के समय दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स में की जाती है। डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अपनी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट्स से अर्न करता है। डेरिवेटिव मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो किसी और पर बेस्ड हो, और जिस चीज़ पर डेरिवेटिव बेस्ड होते हैं उसको अंडरलाइंग एसेट्स कहते हैं। जैसे कर्ड डेरिवेटिव है मिल्क का, और मिल्क यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट है। अगर मिल्क ही नहीं रहेगा तो कर्ड कैसे बनेगा। ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं जिनकी अंडरलाइंग एसेट्स स्टॉक्स, इंडेक्स, करेंसी, कमोडिटी और बॉन्ड्स होते हैं। स्टॉक मार्केट में अंडरलाइंग एसेट्स की प्राइस के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव्स की प्राइस में भी मूवमेंट देखने को मिलता है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स 4 टाइप के होते हैं: फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स। अब ETF मार्केट को समझते हैं। ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF म्यूचुअल फंड्स की तरह सभी एडवांटेज देते हैं, और इंडिया में ETF की शुरुआत 2002 में हुई। ETF एक इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी है जो इंडेक्स, कमोडिटी, बॉन्ड्स के बास्केट को ट्रैक करता है। ETF नॉर्मल स्टॉक मार्केट की तरह ही फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं जो इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड्स भी ऑफर नहीं कर पाते। जैसे अगर आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि निफ्टी 50 न कोई स्टॉक है और ना ही कोई फंड। ये सिर्फ एक इंडेक्स है जो NSE की कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको निफ्टी 50 की तरह सेम रिटर्न जनरेट करना है तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा निफ्टी 50 के ETF में इन्वेस्ट करना। ETF एक फंड है जो किसी भी इंडेक्स को कम्प्लीटली रेप्लिकेट करता है और इंडेक्स के पैरेलल सेम वेटेज मेंटेन करके चलता है। तो जितने रिटर्न्स निफ्टी 50 देगा सेम रिटर्न्स निफ्टी 50 ETF भी देगा। अब करेंसी मार्केट को समझते हैं। करेंसी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज फॉरेक्स मार्केट। यहाँ पर डिफरेंट करेंसीज की बाइंग और सेलिंग होती है। करेंसी मार्केट भी डिमांड और सप्लाई के लॉ को फॉलो करता है। जैसे बहुत सारे लोग डोमेस्टिक करेंसी को US की करेंसी के साथ चेंज करेंगे तो US की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। बट करेंसी मार्केट में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलता है। करेंसी मार्केट में फ्लैक्चुएशन और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इंडिया में करेंसी ट्रेडिंग के लिए इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है। करेंसी मार्केट में 2 तरह से ट्रेडिंग होती है। द फर्स्ट वन इज स्पॉट मार्केट, द सेकेंड वन इज फ्यूचर मार्केट, जहाँ करेंसी के फ्यूचर्स ट्रेड किए जाते हैं। इन इंडियन करेंसी मार्केट फ्यूचर्स इज द प्रेफर्ड वे ऑफ डूइंग ट्रेड्स। अब कमोडिटी मार्केट को समझते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप दूसरे प्रोडक्ट के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं उसको कमोडिटी कहते हैं। जब आप पेट्रोल पंप जाते हैं तब आप ये नहीं देखते कि पेट्रोल कौन सी कंपनी का है, क्योंकि पेट्रोल तो हर जगह सेम क्वालिटी और सेम प्राइस का होता है। ऐसे प्रोडक्ट्स को कमोडिटी कहते हैं। मेजरली कमोडिटीज 2 टाइप की होती हैं: हार्ड कमोडिटीज, सॉफ्ट कमोडिटीज। तो पहले हार्ड कमोडिटीज को समझते हैं। जिन कमोडिटीज को माइनिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनको हार्ड कमोडिटीज कहते हैं। इसमें भी 2 सब ग्रुप होते हैं। फर्स्ट मेटल, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम आते हैं, और सेकंड सब ग्रुप है एनर्जी। इसमें आते हैं क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, डीजल एक्सेट्रा। जो कल्टीवेशन से प्रोड्यूस किया जाए और ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर ना किया जा सके उनको सॉफ्ट कमोडिटीज कहते हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड, जैसे कॉफ़ी, शुगर, सॉल्ट, राइस, कॉटन एक्सेट्रा। और सेकंड सब ग्रुप है मीट और लाइव स्टॉक्स, जैसे एग्स, कैटल्स एक्सेट्रा। जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर होती है, वैसे ही कमोडिटीज की ट्रेडिंग कमोडिटी एक्सचेंज पर होती है। इंडिया में सबसे पहला कमोडिटी एक्सचेंज 1875 में बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन शुरू हुआ। शेयर मार्केट में मेनली 2 मेजर टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं: इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक कंपनी होती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज। रिटेल इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं जो खुद का पैसा खुद से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली कंपनी से स्टॉक्स नहीं खरीद सकते। अगर हम मार्केट में कुछ पैसा लगाते हैं तो ब्रोकर्स उसमें से अपना कुछ कमीशन ले लेते हैं। पहले के समय में ब्रोकरेज फीस 1% तक चार्ज की जाती थी, बट आज के समय में बहुत से ब्रोकरेज ऐप 0% कमीशन पर भी काम कर रहे हैं। शेयर मार्केट में लोग या तो इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग से मतलब है कि लॉन्ग टर्म के लिए किसी मार्केट या फिर कंपनी में पैसा लगाना, और ट्रेडिंग से मतलब है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी स्टॉक को बाय और सेल करना। डेली स्टॉक की प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, बट इससे इन्वेस्टर्स को फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बार कोई स्टॉक खरीद लिया
तो फोकस लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स के लिए रहता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स हमेशा कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड, ट्रेडिंग इज अ फास्ट एंड फ्यूरियस अप्रोच। ट्रेडर्स हमेशा टेक्निकल एनालिसिस अप्रोच फॉलो करते हैं और स्टॉक्स बाय सेल करते हैं। पिछले कुछ सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इंडियन पब्लिक लिस्टेड कंपनीज से मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स मिले हैं। बट शेयर मार्केट में कोई पैसा बनाता है तो कोई गंवाता भी है। जिसने इसको क्रैक कर लिया है उसने शेयर मार्केट की दुनिया में एक अपना अलग मुकाम बनाया है। पिकिंग अ स्टॉक इज अ वेरी हार्ड गेम। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सेंसेक्स और निफ्टी की कंपनीज को रैंक करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप डेली कंपनीज का ग्राफ वॉच कर रहे हैं तो आपको समझ आएगा कि कौन सी कंपनी कंटिन्यूअस प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट कर रही है। जितनी भी कंपनीज की आपने लिस्ट बनाई है आपको उनका क्वार्टरली एनालिसिस करना पड़ेगा। जो कंपनी एवरी क्वार्टर अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके अकॉर्डिंग आप कंपनीज की रैंक चेंज करते जाइए, तो आपके लिए एक अच्छी कंपनी को पिक करना आसान हो जाएगा। जिस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स अच्छे हैं, जिस कंपनी की पास्ट एक्टिविटीज अच्छी हैं, आप उस कंपनी को पिक करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी कंपनी का एनालिसिस करें, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड्स। अ म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ मनी मैनेज्ड बाय अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। म्यूचुअल फंड्स में आप खुद से डिसाइड करके इन्वेस्ट नहीं करते। यहाँ पर आप एक्सपर्ट्स पर बिलीव करते हैं कि वो डिसाइड करें कहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाए। म्यूचुअल फंड्स कभी भी एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, वो बहुत सारी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जिससे एक कंपनी डूब भी गई तो आपका सारा पैसा नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। आप डायरेक्टली सेंसेक्स और निफ्टी 50 की ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी लिस्टेड होती हैं वो इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनीज होती हैं। अगर आप सेंसेक्स का पिछले 20 सालों का चार्ट देखें तो 2003 में सेंसेक्स की वैल्यू लगभग 3,330 रुपये थी और आज 20 साल बाद 60,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। जब कुछ लोग अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में कंपनीज को ऑपरेट करते हैं, इट नॉट ओनली हर्ट इन्वेस्टर्स, इट हर्ट्स द होल इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री। देश में महंगाई बढ़ती है, मिलियन ऑफ पीपल्स लूज जॉब्स। ऐसा नहीं है कि सेबी के आने के बाद स्टॉक मार्केट में फ्रॉड नहीं हो रहे, अभी भी शेयर्स को पंप और डंप किया जाता है। एक खासकर छोटी कंपनीज में देखने को मिलता है कि कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स का ग्रुप एक छोटी कंपनी में पैसा लगाकर मार्केट में न्यूज फैला देते हैं कि ये शेयर बढ़ने वाला है, तो आम पब्लिक जो टिप्स के सहारे शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है वो अपना सारा पैसा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं और उनके खेल में फंसकर अपनी जीवन की सारी जमा पूंजी गंवा देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी कंपनीज के साथ फ्रॉड होते हैं, कुछ बड़ी कंपनीज भी शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ इन्वेस्टर्स से शेयर खरीदवाकर कंपनी की शेयर प्राइस को बहुत ऊपर ले जाते हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले अडानी ग्रुप्स के स्टॉक के साथ देखने को मिला। इसलिए दोस्तों, पहले खुद से रिसर्च करें फिर इन्वेस्ट करें और हो सके तो आपके पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई करके रखें। स्टॉक मार्केट आपको मौका देता है विच कंपनी डिजर्व टू ग्रो और विच कंपनी नॉट। आपके पैसे को टाइम के साथ ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट बेस्ट ऑप्शन है, तो आपको कम से कम अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट जरूर स्टार्ट करनी चाहिए। डू रिसर्च, इन्वेस्ट सेफ।